नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सोचिए आप सुबह उठते हैं और आपकी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। कोई ईमेल या सोशल मीडिया अपडेट नहीं, बल्कि डिपॉजिट कंफर्म्ड $60। ये आपकी रोज की कमाई है जो अपने आप आपके अकाउंट में आ गई है। ये किसी भविष्य की फिल्म का सीन नहीं लग रहा। लगता तो है, पर ये Web3 कम्युनिटीज का एक बहुत बड़ा वादा है। और आज हम इसी वादे की तह तक जाएंगे। हमारे पास आज अकादमिक रिसर्च पेपर्स हैं, ट्रेजर और BNB चेन जैसे प्लेटफॉर्म के लेख हैं और कुछ तकनीकी दस्तावेज भी हैं। तो मतलब आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि Web3 को चलाने वाले शक्तिशाली विचार क्या है, जैसे असली मालिकाना हक, कम्युनिटी गवर्नेंस और पैसिव इनकम। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि इन आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच चुनौतियां क्या हैं। चलिए सबसे बड़े विचार से शुरू करते हैं। Web3 का जो नारा है, पढ़ो, लिखो और मालिक बनो। हाँ, ये Web2 से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। आज के इंटरनेट पर हम कंटेंट बनाते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, पर उस डेटा का असली मालिक कौन है? कोई और, फेसबुक, गूगल। और वो हमारे डेटा से पैसा कमाते हैं। Web3 इसी को पलटने का वादा करता है। और ये बदलाव शुरू होता है आपके डिजिटल वॉलेट से। सही कहा। Web3 में आपका वॉलेट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, वो आपकी पहचान है, आपका एक तरह का डिजिटल पासपोर्ट है। आपको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास वॉलेट है तो आप उस दुनिया का हिस्सा हैं, और जो भी एसेट्स उस वॉलेट में हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। कोई कंपनी आपका अकाउंट बंद नहीं कर सकती। और यहीं पर NFTs की भूमिका बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो NFTs को सिर्फ वो महंगे बंदरों की तस्वीरों के तौर पर ही जानते हैं। वो तो बस शुरुआत थी। आज के NFTs, खासकर ट्रेजर डेओस जैसे इकोसिस्टम में, वो सिर्फ डिजिटल आर्ट नहीं है, वो यूटिलिटी बन गए हैं। एग्जैक्टली। सोचिए कि आपका PegFT किसी खास गेम में एंट्री का पास है, या किसी ऑनलाइन क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप, या फिर किसी प्रोजेक्ट के मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी। हाँ, जैसे ट्रेजर इकोसिस्टम में स्मॉल ब्रेन्स या ब्रिज वर्ल्ड लीजेंड्स जैसे NFTs हैं। ये सिर्फ कलेक्शन के लिए नहीं है, ये गेम के अंदर काम आने वाले किरदार हैं, जमीन के टुकड़े हैं जिनसे आप खेलते हैं और कमाते भी हैं। बिल्कुल। वो आपको एक बड़ी डिजिटल दुनिया का मालिक बनाते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या लोग सच में इतनी जिम्मेदारी चाहते हैं? मतलब अपनी प्राइवेट कीज, अपने वॉलेट की चाबियां खुद संभालना। अगर वो खो गई तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। ये तो काफी डरावना विचार है। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। एक रिसर्च पेपर इसी दुविधा को सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पैराडॉक्स कहता है। अच्छा। कागज पर तो हर कोई विकेंद्रीकरण चाहता है, अपने एसेट्स पर पूरा कंट्रोल चाहता है, पर असलियत में लोग कोइनबेस जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां अगर वे अपना पासवर्ड भूल जाएं तो रीसेट करने के लिए कस्टमर सर्विस है। उन्हें वो सुरक्षा कवच चाहिए। मतलब लोग आजादी तो चाहते हैं, लेकिन बिना किसी जिम्मेदारी के। कुछ हद तक हाँ। पेपर में एक यूजर का जिक्र है जो कहता है, मुझे ऐसे सिस्टम में अपनी सारी बचत लगाने में डर लगता है जहां कोई समस्या होने पर मैं किसी को फोन भी नहीं कर सकता। ये बात तो सही है। और ये Web3 डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आप लोगों को असली मालिकाना हक का एहसास कैसे दिलाएं, पर साथ ही उन्हें सुरक्षित भी महसूस कराएं। ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होगा। और ये जिम्मेदारी वाली बात सीधे गवर्नेंस के विचार से जुड़ती है ना? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मालिक हैं तो फिर फैसले लेने का हक भी आपका होना चाहिए। और ये Web3 का दूसरा बड़ा स्तंभ है, कम्युनिटी द्वारा चलाए जाने वाले इकोसिस्टम। हाँ, या हर सदस्य सिर्फ एक यूजर नहीं बल्कि एक हिस्सेदार है, एक स्टेक होल्डर। और इसी विचार को साकार करते हैं DAOs, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। ये शब्द बहुत सुनने में आता है। आसान भाषा में ये है क्या? कोई ऑनलाइन कंपनी? आप इसे एक डिजिटल देश की तरह समझ सकती हैं, जहां नियम और कानून कोड में लिखे होते हैं, जिन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सही। और इस देश के नागरिक वो लोग हैं जिनके पास उस DAO का गवर्नेंस टोकन होता है, जैसे ट्रेजर इकोसिस्टम में डॉलर मैजिक टोकन रखने वाले लोग। तो अगर कोई बड़ा बदलाव करना है, जैसे कोई नया गेम लॉन्च करना, तो कोई CEO फैसला नहीं लेता? नहीं, एक प्रस्ताव रखा जाता है और फिर सभी टोकन होल्डर्स उस पर वोट करते हैं। और जिसके पास जितने ज्यादा टोकन, उसकी वोटिंग पावर उतनी ही ज्यादा। आमतौर पर हाँ। तो सच में कम्युनिटी ही अपने भविष्य का फैसला करती है। एक तकनीकी पेपर में तो स्प्लिट DAO नाम के एक फंक्शन का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? वो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, हालांकि अभी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप DAO के किसी फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है
तो आपके पास एक विकल्प है। आप सिर्फ इस्तीफा नहीं देते, बल्कि आप खजाने से अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाते हैं और अपनी एक नई कंपनी बना लेते हैं। हाँ, अपनी एक नई कंपनी या नया डाओ बना लेते हैं। ये शेयर होल्डर्स को दी गई अब तक की सबसे बड़ी ताकत है। अरे वाह! लेकिन इससे तो हर छोटी मोटी बात पर ग्रुप टूट नहीं जाएगा। मतलब हर हफ्ते एक नया डाओ बन रहा होगा। और यही इसका खतरा भी है। ये लगातार बंटवारे का कारण बन सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या है। क्या? ये जो एक टोकन एक वोट वाला सिस्टम है, ये कागज पर तो लोकतांत्रिक लगता है, पर असल में क्या होता है? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है उसी की चलती है। बिल्कुल। कुछ बड़े खिलाड़ी, जिन्हें वेल्स कहते हैं, वो इतने सारे टोकन खरीद लेते हैं कि वो हर वोट पर हावी हो सकते हैं। अच्छा। एक भागीदार ने इसे तकनीकी अभिजात वर्ग या टेक्निकल एरिस्टोक्रेसी कहा। तो हम एक सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जिसे कुछ गुमनाम अमीर क्रिप्टो होल्डर्स चला रहे हैं। ये तो उस लोकतांत्रिक आदर्श के लिए एक सीधी चुनौती है। सही बात है। ठीक है, तो मालिकाना हक में सुविधा की चुनौती है और गवर्नेंस में अमीरों के दबदबे की। अब उस चीज पर आते हैं जो ज्यादातर लोगों को इस दुनिया में खींच कर लाती है, पैसा। पैसिव इनकम। हाँ, रोजाना कमाई, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, ये सब काम कैसे करता है? क्या ये सच में उतना ही आसान है जितना लगता है? इसका सबसे आम तरीका है प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बैंक में ब्याज कमा रहे हैं। ठीक है। आप अपने टोकन्स को उस नेटवर्क के पास एक तरह से लॉक कर देते हैं, जिसे स्टेक करना कहते हैं। आपका ये डिपॉजिट नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद करता है और बदले में नेटवर्क आपको इनाम देता है। बिल्कुल। इनाम के तौर पर ऑल टोकन्स, यही आपकी पैसिव इनकम है। हमारे स्रोतों में एंकर प्रोटोकॉल का जिक्र है, जो एक समय पर 20% तक का सालाना रिटर्न दे रहा था। ये सुनने में खतरनाक लगता है। एक आम बैंक आपको 4-5% देता है, 20% तो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। और हम सब जानते हैं कि उस कहानी का अंत कैसे हुआ। आपने सही कहा। और एंकर का ढहना इस बात का उदाहरण है कि इस दुनिया में जोखिम बहुत ज्यादा है। लेकिन यहीं पर वेब3 का एक और मूल सिद्धांत, पारदर्शिता, बहुत जरूरी हो जाता है। वेब2 की दुनिया में जहां कंपनियां बंद दरवाजों के पीछे काम करती हैं, हमें नहीं पता कि हमारे पैसे के साथ क्या हो रहा है। वेब3 में ब्लॉकचेन पर होने वाला हर एक लेन देन पब्लिक होता है। लेकिन क्या एक आम इंसान ईदर स्कैन पर जाकर कुछ समझ सकता है? वो तो बस कोड और नंबरों का जाल लगता है। ये बहुत ही वैध आलोचना है। पारदर्शिता का क्या फायदा अगर उसे कोई समझ ही ना पाए? सही बात है। एक रिसर्च पेपर में ये बहुत अच्छी तरह से कहा गया है। ये पारदर्शिता तभी सार्थक है जब गैर तकनीकी यूजर्स के पास इसे समझने के लिए सही टूल्स हों। ज्यादातर लोगों के लिए वो डेटा सिर्फ तकनीकी जार्गन है। पारदर्शिता का असल मतलब तभी है जब वो सुलभ हो। और अभी हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं। चलिए अब उस इंजन की बात करते हैं जो ये सब कुछ चलाता है। ये सारा ऑटोमेशन, चाहे वो डाओ की वोटिंग हो या पैसिव इनकम का बंटवारा, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए होता है। हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या है और ये इतने खास क्यों है? मुझे इसके लिए वेंडिंग मशीन वाली एनालॉजी बहुत पसंद है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल वेंडिंग मशीन की तरह है। अच्छा। आपको चिप्स चाहिए तो आप सही पैसे डालते हैं और मशीन अपने आप आपको चिप्स दे देती है। कोई दुकानदार नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, नियम मशीन के अंदर ही प्रोग्राम किए हुए हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी यही करता है? बिल्कुल। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो ब्लॉकचेन पर चलते हैं। उनमें नियम पहले से ही कोड कर दिए जाते हैं, जैसे अगर X होता है तो Y करो। और एक बार ये कोड ब्लॉकचेन पर चला गया तो उसे कोई बदल नहीं सकता? कोई नहीं बदल सकता। कोई इंसान आकर नियमों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ नहीं सकता। इसे ट्रस्टलेस ऑटोमेशन कहते हैं। आपको किसी पर नहीं, सिर्फ कोड पर भरोसा करना है। सही कहा। और इस डिजिटल वेंडिंग मशीन को दुनिया में कहीं से भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना? बस इंटरनेट चाहिए। ट्रेजर NFT की प्रेस रिलीज में बताया गया है कि वे 75 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं। हाँ, ये भौगोलिक बाधाओं को तो हटाता है, लेकिन ये नई तरह की बाधाएं खड़ी कर देता है। जैसे कि एक पेपर इसे डिजिटल डिवाइड 2.0 कहता है। कागज पर तो कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन असल में कई बार लेन देन की फीस, जिसे गैस फीस कहते हैं, वो इतनी ज्यादा होती है कि वो कई लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। बिल्कुल, खासकर विकासशील देशों में। और सिर्फ पैसा ही नहीं, ज्ञान की भी बाधा होगी। सही बात। ज्यादातर जानकारी, ट्यूटोरियल सब अंग्रेजी में होते हैं। ये मानकर चला जाता है कि यूजर को पश्चिमी वित्तीय सिस्टम की पहले से ही समझ है। तो ये उन लोगों को बाहर कर देता है जिनके पास ये सुविधा नहीं है। हाँ, खासकर हाशिए पर मौजूद समुदायों को। तो हम एक तरफ तो दुनिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनजाने में नई दीवारें खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो अगर हम आज की सारी बातों को समेटें तो तस्वीर काफी मिली-जुली नजर आती है। एक तरफ वेब 3 में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और नए विचार हैं। असली मालिकाना हक, कम्युनिटी गवर्नेंस, पैसिव इनकम, ट्रेशर जैसे इकोसिस्टम दिखा रहे हैं कि ये भविष्य कैसा दिख सकता है। और दूसरी तरफ हमारे स्रोत ये भी साफ करते हैं कि इन आदर्शों और मौजूदा हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई है। हाँ, यूजर्स मालिकाना हक चाहते हैं लेकिन सुविधा के लिए सेंट्रलाइजेशन की तरफ भागते हैं। गवर्नेंस लोकतांत्रिक होने का वादा करती है, लेकिन कुछ अमीर वेल्स के हाथों में सिमट सकती है। और वैश्विक पहुंच का विचार तकनीकी और आर्थिक बाधाओं की दीवार से टकराता है। तो ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। सवाल ये है कि विकेंद्रीकरण के इन वादों को यूजर्स के असली जरूरतों के साथ कैसे जोड़ा जाए। बिल्कुल, सुरक्षा, इस्तेमाल में आसानी, समान पहुंच, ये सब बहुत जरूरी हैं, और हमारे स्रोत इशारा करते हैं कि शायद भविष्य पूरी तरह से विकेंद्रीकृत या केंद्रीकृत ना हो। मतलब कोई बीच का रास्ता। हाँ, शायद जवाब हाइब्रिड सिस्टम में है, जो दोनों दुनिया के सबसे अच्छे पहलुओं को मिलाकर एक संतुलन बनाए। आज की चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। डिजाइनिंग अ टोकन इकोनॉमी नाम के एक थीसिस में 1 टोकन 1 वोट मॉडल की समस्या पर बात की गई है कि जिसके पास पैसा है उसी की चलेगी। हाँ, लेकिन थीसिस वोटिंग के दूसरे तरीकों का भी जिक्र करती है, जैसे कि क्वाड्रेटिक वोटिंग या प्रतिष्ठा आधारित वोटिंग, जहां आपके वोट का वजन आपके योगदान और कम्युनिटी में आपकी साख पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ आपके बैंक बैलेंस पर। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हो अगर इन ऑनलाइन लोकतांत्रिक देशों का भविष्य इस पर निर्भर न करे कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर कि आप एक अद्वितीय इंसान के रूप में अपनी पहचान साबित कर सकें, जिसे कुछ लोग प्रूफ ऑफ पर्सनहुड कहते हैं। हाँ, या फिर कम्युनिटी में आपके योगदान पर। ये इन नए डिजिटल राष्ट्रों में शक्ति के समीकरण को कैसे बदल देगा।